हेलो बच्चों, मैं राजन सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 का साइंस चैप्टर नंबर 17 बल एवं यंत्र। सबसे पहले हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर का, आम का पेड़ से नीचे गिरना उदाहरण है। पहला ऑप्शन दे रखा है जो आपका आम है, अगर पेड़ से टूट करके नीचे गिर रहा है तो किसके कारण हो सकता है। पहला है पेशीय बल, दूसरा है चुंबकीय बल, तीसरा है गुरुत्व बल, जबकि चौथा है घर्षण बल। तो आपको मालूम होता है कोई भी वस्तु अगर होता है, अगर वो आम के पेड़ से या किसी चीज़ से अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो किसके कारण गिरता है, कहीं ना कहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा यानी कि गुरुत्व बल के कारण। प्रश्न नंबर खा दे रखा है, निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बल का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है जंगल में आग लगना। तो जंगल में कभी कभी आप देखते होंगे घर्षण बल के कारण क्या होती है, चिंगारियाँ उत्पन्न होती है और आपस में वहाँ पे बड़े बड़े जंगल क्या होते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उदाहरण है ही है। दूसरा है मशीनों में कल पुर्जों का घिसना। तो जो मशीनें होती हैं एक दूसरे से टकराती हैं और उनका पुर्जा क्या होता है, घिस जाता है, ये भी घर्षण बल के कारण ही होता है। तीसरा है जूतों का घिसना। आप चलते हैं सड़कों पर जूता पहनकर तो जूते का जो नीचे वाला सोल होता है घिस जाता है, किसके कारण होता है, घर्षण बल के कारण ही होता है। और जबकि चौथा ऑप्शन दे रखा है कुएं से पानी निकालना। तो कुएं से पानी निकालना कोई घर्षण बल का यहाँ पे उदाहरण नहीं है, तो इसलिए इसके सामने हम लिख देंगे सही का निशान। प्रश्न नंबर गा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, यानी कि यहाँ पे आपको सरल मशीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पूछा गया है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में यहाँ पे कौन तीन चीज़ में होता है। इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, फलक्रम, लोड और एफर्ट्स। इसको हम हिंदी में बोलते हैं आयास, भार और आलम्ब, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम पूछा गया है कि जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है उसमें जो आयास कहाँ पे होता है, भार कहाँ होता है, आलम्ब कहाँ पे है, तीनों का पोजीशन अलग अलग रहता है। तो अगर हमारा जो ये फलक्रम होता है, यानी कि जो आलम्ब, इसको हम हिंदी बोलते हैं, फलक्रम को आलम्ब बोलते हैं, ठीक है। एफर्ट हमारा क्या होता है, आयास होता है, हम प्रयास करते हैं, आयास कर लगाते हैं। और हमारा एल क्या है, मध्य में आलम्ब यानी कि भार होता है, यानी कि लोड कह सकते हैं या भार कह सकते हैं। तो अगर तीन चीज़ को समझ गए और आपने एफ एल ई लिख लिया तो आपने सरल मशीन को आसानी से समझ सकते हैं। तीन प्रकार के सरल मशीन के कितने भी उदाहरण पूछे जा सकते हैं, आप आसानी से बताते चले जाएंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, यानी लिख लेना है आपको एफ एल ई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आलम्ब हो गया। ये आपका हो गया लोड यानी कि भार हो गया। ये आपका आयास हो गया, एफर्ट हो गया। अगर आपका ये बीच में हो जाता है, एफ बीच में आता है तो आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाएगा। अगर एल बीच में आ जाता है तो आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। अगर ई बीच में आ जाएगा तो आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। अब यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन देखते हैं कौन सा चीज़ बीच में है। तो आयास और भार के मध्य क्या है, आलम्ब है। आलम्ब के को हम क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ, यानी कि फलक्रम बोलते हैं। तो आलम्ब कहाँ पे है इस समय, बीच में। अगर आलम्ब बीच में हो जाता है तो किस प्रकार का उत्तोलक कहलाता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक। तो यही पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कौन सा बीच में रहता है, तो आपका आलम्ब जो नहीं कि फलक्रम बीच में रहता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा पूछा गया है इसमें, तीनों को अगर तीनों चीज़ आएगा तीनों समझा देंगे इसी में। आलम्ब और आयास के मध्य भार होता है। अगर आलम्ब और आयास के मध्य भार आ जाए तो कौन सा हमारा उत्तोलक हो जाता है, तो हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। यानी ये जो सेकंड वाला हमारा कैसा उत्तोलक होगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होगा। तीसरे अगर हम बात करते हैं, आलम्ब और भार के मध्य आयास होता है। आलम्ब हमारा हो गया और भार के मध्य क्या हो गया, आयास। यानी कि ये सेंटर में क्या आ गया आपका, सेंटर में अब की बार ई आ गया। अगर ई आ जाता है तो किस प्रकार का उत्तोलक होता है, तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। यानी कि पहला प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया, दूसरा आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया, तीसरा आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो गया। क्योंकि जो अगर एफ एल ई की बात करते हैं,
यानी अगर जो ए बीच में आ जाए तो प्रथम प्रकार का, एफ एल बीच में आ जाए तो द्वितीय प्रकार का, अगर एफर्ट बीच में आ जाए तो यानी कि आयास बीच में आ जाए तो आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। जबकि द वाला यहाँ पे दिया है आयास लिखा होगा यहाँ पे, आयास और भार नहीं होती है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, ये कोई कम्बिनेशन ही नहीं है। तो इसमें से तीनों प्रकार के यहाँ पे उत्तोलक दे रखे हैं, तीन प्रकार के उत्तोलक, पहला प्रथम प्रकार का उत्तोलक होगा, दूसरा द्वितीय प्रकार का, तीसरे तृतीय प्रकार का। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उत्तोलक को आसानी से आप समझ सकते हैं। यानी मान लीजिए अगर कैंची की बात करता है या आपको ढोने वाला भार की बात करता है, कैंची की बात करता है, तो कैंची किस प्रकार से बनती है, एक उदाहरण के माध्यम से कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है समझा देते हैं। ठीक है, ये कैंची आपका होता है, यहाँ पे आपको पकड़ने वाला हत्था बना होता है, यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, एफर्ट लगाते हैं आप, आयास लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो यह आलम्ब होता है हमारा, आलम्ब से यानी कि हमारा ये यहाँ से आपका घूमता है, उसके बाद जिस पे आपको घूमता है और उसके बाद यहाँ पे आपको लोड रखते हैं, यानी कि ये लोड हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे एफर्ट लगाया आपने, ई हो गया, ये लोड हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया फलक्रम, यानी कि एफ मतलब कि आलम्ब होता है। अब बीच में कौन आया, ई आपका किनारे, ये लोड किनारे, बीच में कौन आ गया, एफ आ गया। तो एफ क्या है हमारा प्रथम प्रकार के, अगर एफ बीच में आ जाए तो हमारा प्रथम प्रकार के उत्तोलक होता है। तो हमारा कैंची किस प्रकार का उत्तोलक हो गया, फर्स्ट, यानी कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहलाता है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। इस प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं जिसको आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर घ है, सरल मशीन होती है, तो सरल की मशीन कितने प्रकार की होती है, पहला ऑप्शन है 3 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है 4 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 5 प्रकार की, जबकि चौथा ऑप्शन है 2 प्रकार की। तो जो हमारी सरल मशीन होती है कितने प्रकार की होती है, वो 5 प्रकार की होती है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है, घर्षण बल निर्भर करता है किस पे, सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, आप और उपयुक्त सभी पर। यहाँ पे आयतन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं जो घर्षण बल होता है सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा, आयतन कैसा है उस पर भी निर्भर करेगा। अगर क्षेत्र हमारा जो सतह चिकना है तो हमारा कम घर्षण बल लगेगा, चिकना खुरदरा है तो हमारा घर्षण बल अधिक लगेगा, क्षेत्रफल कैसा है इस पे सब चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा घर्षण बल। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का है, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, पृथ्वी जो अपनी तरफ खींचती है किसी वस्तु को उसको हम बोलते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, तो खाली स्थान में भर देंगे गुरुत्व बल। दूसरा है, संपर्क सतहों तलों के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, दो संपर्क सतहों तल हों तो उनके बीच जो बल लगता है उसको हम किस बल के नाम से जानते हैं, उसको हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे घर्षण बल। लोहे की कीलें किस बल के कारण चुंबक पर चिपक जाती है, तो चुंबकीय बल होता है उनके बीच में, इसके कारण वो चुंबक पर चिपक जाती हैं। सरौता हमारा किस प्रकार का उत्तोलक होता है, तो सरौता हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, जानते हैं कैसे होता है, सरौता हमारा इस प्रकार से बना होता है। फिगर वगैरह मुझे नहीं बनाने आता सही से तो थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे आपको एक घूमने वाला लगा होता है, यहाँ पे बीच में आप लोड रखते हैं काटने वाला, और यहाँ पे आप एफर्ट लगाते हैं, ठीक है। अब लोड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे काटने वाला रखे हैं आपने सरौते के बीच में, यहाँ से ये मूव करता है, जहाँ से मूव करता है उसको हम बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। लोड आपका यहाँ पे आ गया, एफर्ट आप यहाँ पे यूज यानी कि आयास इसको हम बोल देते हैं, हिंदी में आयास भी लिख लीजिएगा। ये आपका हो गया लोड यानी कि भार हो गया। उसके बाद आपका एफर्ट यानी फलक्रम क्या होता है, आलम्ब हो गया, यहाँ पे ये आपका आलम्ब जहाँ से मूव करता है उसको हम आलम्ब बोलते हैं, ठीक है। तो आप चाहे इंग्लिश में पढ़ लीजिए, चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए, चाहे जिसमें पढ़ लीजिए, अगर बीच में जो चीज़ें आ जाती हैं लोड याद बीच में आ जाएगा, उसके बाद आपको ये लिख लेना है फार्मूला एफ एल ई लिख लेना है। अब देखना है बीच में कौन सी आई है, तो बीच में हमें एल आई है, तो ये हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, ये हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक होता है एल। ये हमारा अगर बीच में 3 ई आ जाए तो हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक होगा। तो यानी बीच में कौन इस बार आया है, बीच में हमारा एल आया है, कहीं ना कहीं ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा, तो ये हमारा हो जाएगा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, यानी हमारा द्वितीय प्रकार का उत्तोलक अगर बीच में एल आ जाता है तो ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया सरौता किस प्रकार का उत्तोलक है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। फिगर अगर बना ले गए, अगर लोड और आयास और आलम्ब को समझ गए कहाँ पे रखना है, तो आसानी से उस चीज़ को आप बता सकते हैं किस प्रकार का उत्तोलक है, किस श्रेणी का उत्तोलक है, तो उसके बारे में आप डेफिनेटली बता सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, घिरनी बल की मात्रा में परिवर्तन कर देती है। जो घिरनी होती है क्या करती है, बल की मात्रा में परिवर्तन कर देती है।
मान लीजिए अगर हमें कुएं से पानी लगाना होता है, निकालना होता है, तो हम घिरनी ऊपर लगाते हैं। तो क्या करते हैं, जब अगर हम घिरनी ना लगाए होते हैं, अगर हम डायरेक्ट पानी निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। अगर लेकिन हम घिरनी अगर लगा देते हैं तो जब हमें रस्सी के सहारे हम खींचते हैं, बहुत आसानी से उस बाल्टी को ऊपर पुल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पानी को, और हमें कम आयास यानी कि अपना एफर्ट्स कम लगाना पड़ता वहाँ पर पड़ता है। तो ये करता है बल की मात्रा को परिवर्तित कर देता है, कम कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है किस प्रकार की घिरनी है। प्रश्न नंबर 3, स्तंभ का स्तंभ खा से मिलान करना है। स्तंभ का में दे रखा है प्लायर्स। प्लायर्स क्या होते हैं, यानी कि प्लास की बात कर रहा है, जो हम प्लास यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार का उत्तोलक हमारा, ये हमारा प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है। जैसे कि आप प्लास देखते हैं, जैसे कैंची होती है, एज इट इज़ वो भी होता है। बीच में यहाँ पे काटने वाला रखते हैं आगे, यहाँ पे हमारा आलम्ब हो जाता है, यहाँ पे हमें एफर्ट लगाते हैं किनारे से, तो हमारा बीच में क्या हो गया, आलम्ब आ गया। अगर आलम्ब यानी कि ये एफ आ जाता है बीच में, तो हमारा क्या कहलाता है, प्रथम प्रकार का। केवल हमको सेंटर में देखना है, सेंटर में कौन चीज़ आ रहा है, एफ आ रहा है कि एल आ रहा है कि ई आ रहा है। एफ आया तो प्रथम प्रकार के, एल आया तो द्वितीय प्रकार का, और ई आया तो तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। बीच में क्या आ गया, यहाँ पे एफ आ गया, तो आलम्ब आ गया, तो यानी प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। दूसरा है झाड़ू। झाड़ू किस प्रकार का उत्तोलक है, तो झाड़ू हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। झाड़ू से हम क्या करते हैं, ऊपर पकड़ते हैं, घूमता है हमारा ऊपर से, उसके बाद हम झाड़ू लगाते हैं और 3 जगह से मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार से उत्तोलक किस श्रेणी में आ जाता है, तो झाड़ू हमारे तृतीय उत्तोलक की श्रेणी में आ जाता है। पहिए वाली ट्राली की बात करते हैं, तो जो पहिए वाली ट्राली हमारी होती है वो हमारी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि लोड हमारा कहाँ पे होता है, जो क्या नाम है, आलम्ब फलक्रम हमारा जो होता है वो कहाँ पे, सेंटर में हो जाता है। इसमें देखते होंगे, सॉरी, लोड आपका सेंटर में रहता है। कैसे रहता है, मान लीजिए कोई लोड यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे गड़ारी आगे लगी होती है, जो कूड़ा उठाने वाले मशीन को समझ सकते हैं आप, जो कूड़ा उठाते हैं, तो आप देखते होंगे इस प्रकार से बॉक्स लगा होता है, इसके नीचे यहाँ पे पहिया लगा होता है, यहाँ से आदमी एक डंडे से उठाता है, ठीक है। अब यहाँ से यह घूम रहा है और लोड यहाँ पे रख रहे, सामान यहाँ पे रखा होता है लोड, और एफर्ट कहाँ लगाते हैं हम, यहाँ से। तो बीच में कौन आ गया, लोड आ गया। लोड अगर बीच में आ जाता है तो सेकंड प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। उसी प्रकार से घिरनी की बात करते हैं, तो घिरनी आपकी सरल मशीन है, ये कोई उत्तोलक नहीं है, ठीक है। तो घिरनी आपकी क्या है, सरल मशीन होती है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बल कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। यहाँ पे देखेंगे टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाने पर टूथपेस्ट का निकलना संपर्क बल का उदाहरण है, जबकि चुंबकीय सुई के विक्षेपण होना असंपर्क बल के कारण होता है, क्योंकि चुंबक के निकट अलग अलग स्थान पर चुंबकीय सुई की दिशा में परिवर्तन बिना प्रत्यक्ष संपर्क के होता है। तो एक तो हम संपर्क के माध्यम से कोई बल लगा सकते हैं, यानी कि इसको टच करके हम उसको बल लगा सकते हैं, तो हमारा संपर्क बल कहलाता है। जबकि हम किसी चीज़ को बिना छुए उसको अगर हम हिला दें या उसको मूव करा दें, तो उसको हम कहते हैं असंपर्क बल। जैसे कि पहला उदाहरण आपको टूथपेस्ट का दे दिया गया। जब टूथपेस्ट आपको निकालना होता है, पेस्ट के जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें से पेस्ट अगर आपको निकालना है, तो आप कहीं ना कहीं बल लगा के, यानी कि उसको संपर्क करके दबा करके निकालते हैं। लेकिन अगर हमें कोई सुई, चुंबकीय सुई को विक्षेपित करना होता है, कि हम चुंबक लाते हैं उसके पास में, तो कहीं ना कहीं वो मूव कर जाती है, तो ये हमारा विदाउट यानी कि टचिंग, बिना टच किया हम उसको हिला दिया, तो हमारा असंपर्क बल के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर खा, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है। आप देखते होंगे अगर दैनिक जीवन में घर्षण बल का कितना बहुत ही महत्व है। क्यों महत्व है, क्योंकि आप देखते हैं बिना घर्षण बल की वजह से आप कोई कार्य नहीं कर सकते, आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर घर्षण बल एकदम शून्य हो जाए तो आप एक कदम भी आगे ना बढ़ पाए, वहीं पे फिसलते रहे, उस पर आप वहीं पे धड़ाम से गिर जाएंगे। तो इसमें लिखेंगे दैनिक जीवन में घर्षण बल का अत्यधिक महत्व है। घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव होता है। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण है वह जलती है। मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहिए तथा सड़क की सतह पर के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। दांतेदार, भारी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विचित्र आकृति बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं हम दैनिक हमारे कौन से ऐसा कौन का कार्य नहीं है जिसमें घर्षण बल का महत्व नहीं है। चलने से लेकर के उठने से बैठने तक, खाने पीने से लेकर के लिखने उठने तक, सब जितनी भी चीज़ें आपको समान में दिख रही होंगी, हर चीज़ घर्षण बल की वजह से ही संभव है। अगर ये चीज़ नहीं होता
तो एक तरीके से मानव का अस्तित्व ही नहीं होता। प्रश्न नंबर गा देखते हैं, सरल मशीन किसे कहते हैं। सरल मशीन के बारे में जान लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे, ऐसे संसाधन या ऐसे साधन जो कार्य को सरलता, सुविधा और तेज़ी से करने में सहायक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सरल मशीन कहते हैं। जैसे कि है झाड़ू लिख लीजिएगा यहाँ पे। झाड़ू, सरौता, कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं। यहाँ पे प्रश्न अगला पूछा गया है। तो इस प्रकार के इसके अंतर्गत आपको यहाँ सरल मशीन बहुत चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर है वो, और क्या नाम है आपके आलम्ब होते हैं, आयास होते हैं, ये सब क्या नाम है कि सरल मशीन के अंतर्गत आ जाती हैं। यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न नंबर घ, झाड़ू, सरौता, कैंची किस प्रकार के उत्तोलक हैं और क्यों। तो यहाँ पे आपको उत्तर देके बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं झाड़ू किस प्रकार का उत्तोलक है। हमने ऊपर भी समझ लिया था, झाड़ू तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो आपका आयास होता है जो वो कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, यानी कि आलम्ब और लोड के मध्य आपका क्या आ जाता है, आयास आता है। इसके कारण क्या होता है, ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। आलम्ब और लोड यानी भार के मध्य में आपका अगर आयास आ जाए तो यह कहलाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। तो इसमें लिखेंगे, झाड़ू तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है, जबकि कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। सरौता को हमने समझा दिया था, सेंटर में लोड रखते हैं, अगर सेंटर में लोड आ गया तो द्वितीय प्रकार का। कैंची में देखते हैं, कैंची में कहाँ रहता है, सेंटर में आपका रहता है, सेंटर में कैंची रहता है, एफ रहता है, यानी कि आलम्ब रहता है, तो यानी कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर था, सरल मशीन से रिलेटेड, हमारे दैनिक जीवन में घर्षण से रिलेटेड। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, खास करके जो टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करते हैं, तो उनमें एक सरल मशीन से प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो जिसको आप लाइक करिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप उसको देख सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।